नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने सच में पूरे देश में तहलका मचा दिया। दिल्ली शराब नीति मामला। ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश थी या फिर भ्रष्टाचार का एक सीधा साधा केस? आइए इसी की परतें खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस एक सवाल से करते हैं जो शायद सबके दिमाग में है। आखिर ये हुआ कैसे? एक मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वो भी एक ऐसी पॉलिसी के लिए जिससे सरकार का रेवेन्यू मतलब कमाई कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई थी। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन खतरे की घंटियों की, फिर देखेंगे कि वो पॉलिसी क्या थी और जांच कैसे शुरू हुई। इसके बाद आएगा पीएमएलए, वो कानूनी ब्रह्मास्त्र, फिर कोर्ट का वो जबरदस्त फैसला, और आखिर में इसका पॉलिटिकल असर क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इस केस को सही से समझने के लिए थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। ये कहानी असल में शुरू होती है आम आदमी पार्टी या आपके तेजी से बढ़ते हुए ग्राफ के साथ। तो हुआ ये कि आम आदमी पार्टी का जो ये विस्तार था वो उसके राजनीतिक विरोधियों के लिए 3 खतरे की घंटियों की तरह था। पहली घंटी बजी 2020 में, जब दिल्ली में उनकी जबरदस्त जीत हुई। दूसरी घंटी बजी पंजाब में, जब वहां उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की। और फिर आई तीसरी और शायद सबसे बड़ी घंटी, जब उन्होंने बीजेपी को उसके अपने गढ़ गुजरात में चैलेंज करने का फैसला किया। और इसी पॉलिटिकल माहौल से हम सीधे उस पॉलिसी पर आते हैं जो उस पूरे विवाद के सेंटर में है, और यहीं से हमें समझ आएगा कि ये पूरी जांच आखिर शुरू कैसे हुई। तो ये नई पॉलिसी थी क्या? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक बड़ा बदलाव था। पहले क्या होता था, सरकार खुद अपनी दुकानों से शराब बेचती थी। अब इस नई पॉलिसी में सरकार ने कहा कि हम ये काम प्राइवेट कंपनियों को देंगे, उन्हें लाइसेंस मिलेंगे और वो शराब बेचेंगे। मतलब सरकारी से प्राइवेट सिस्टम। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। जिस पॉलिसी को घोटाला कहा जा रहा है, उसी पॉलिसी से सरकार की कमाई अपने टारगेट से भी 27% ज्यादा हो गई। अब सवाल तो बनता है कि अगर सरकार को फायदा हो रहा था तो फिर ये घोटाला था कहाँ? तो फिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई 3 स्टेप्स में, और ये तीनों ही स्टेप्स केंद्र सरकार के नियुक्त किए हुए अधिकारियों ने लिए। पहले एक रिपोर्ट आई, फिर उस रिपोर्ट को मंजूरी मिली, और आखिर में सीबीआई जांच का ऑर्डर दे दिया गया। अब आते हैं उस कानूनी दांवपेच पर, उस हथियार पर जिसने इस जांच को एक नॉर्मल केस से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया, जिसने इसे आरोपियों के लिए सालों तक चलने वाली एक अग्नि परीक्षा बना दिया। और इसका नाम है पीएमएलए। जांच शुरू हुई और फिर अगले 2 सालों में एक के बाद एक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। और ये गिरफ्तारियां आपकी टॉप लीडरशिप की थीं। तो पीएमएलए को इस केस का ब्रह्मास्त्र क्यों कहा जा रहा है, मतलब आखिरी और सबसे ताकतवर हथियार? क्योंकि ये वाकई में एक बहुत पावरफुल कानून है, और इसकी एक खास धारा, एक सेक्शन, वही इस पूरे खेल की चाबी है। और वो चाबी ये है। देखिए, नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, कोई भी तब तक बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए। सिंपल। लेकिन पीएमएलए का सेक्शन 45 इस नियम को बिल्कुल पलट देता है। जमानत लेने के लिए ये साबित करने का बोझ कि कोई बेगुनाह है, वो उसी के ऊपर आ जाता है। और इसी वजह से पीएमएलए में बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सालों तक जांच चली, टॉप लीडर्स जेल में रहे, और फिर आखिरकार ये केस पहुंचा ट्रायल कोर्ट। और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो किसी धमाके से कम नहीं था। कोर्ट ने अपने फैसले में कोई घुमाव फिराव नहीं रखा, बिल्कुल साफ साफ कहा कि प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरह से बेबुनियाद है। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों की एक एक करके धज्जियां उड़ा दी। मतलब सबूत के नाम पर क्या था, पेंसिल से लिखे हुए कुछ कागजात या फिर सह आरोपियों के बयानों को ही एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना, जो कानूनन सही नहीं है। कोर्ट ने इन बड़ी बड़ी कानूनी खामियों को पॉइंट आउट किया। और फिर कोर्ट ने वो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल पूछा कि अच्छा, मान लिया कि ये करोड़ों का घोटाला था, तो पैसा कहाँ है? कोई तो मनी ट्रेल होगी। और मजे की बात देखिए, इस पूरे केस में जो इकलौती मनी ट्रेल मिली वो आपकी तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि वो जा रही थी प्रोसिक्यूशन के ही मेन गवाह की तरफ से रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी को। और ये पैसा दिया गया था गवाह की गिरफ्तारी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए।
कोर्ट का जो फाइनल कंक्लूजन था वो बहुत ही सख्त था। कोर्ट ने सीबीआई पर सीधा आरोप लगाया कि एजेंसी असल में जांच नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने पहले से ही एक नतीजा सोच लिया था और फिर उस नतीजे को सही साबित करने के लिए फैक्ट्स को फिट कर रहे थे। मतलब ये एक जांच नहीं बल्कि एक पहले से लिखी हुई कहानी थी। और बात यही खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही रेयर होता है। उन्होंने सीबीआई के जो जांच अधिकारी थे उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया। लेकिन जब तक कोर्ट का ये जबरदस्त फैसला आया, तब तक पॉलिटिकल डैमेज जो होना था वो हो चुका था। राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका था और इसका असर सबसे ज्यादा दिखा 2025 के दिल्ली चुनावों में। अब ये देखिए, सालों तक नेगेटिव मीडिया कवरेज, पूरी टॉप लीडरशिप जेल में। इसके बावजूद जब चुनाव के नतीजे आए तो वो बहुत ही करीबी थे। आपका वोट शेयर बीजेपी से सिर्फ 2% के आसपास ही कम था। इससे ये लगता है कि शायद इस पूरे मामले का उतना बुरा असर नहीं पड़ा जितनी कुछ लोगों ने उम्मीद की होगी। तो आखिर में ये कहानी किसी एक नतीजे पर आकर खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाती है कि तानाशाही के खिलाफ खड़े होने के लिए, इस देश में सच में बदलाव लाने के लिए कभी-कभी सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो।